नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में ना मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन पार्ट लेकर के आए हुए हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 25 क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछता है, इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस डिस्कशन के थ्रू आप लोग लाभान्वित होंगे। जो लोग भी इस टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं उनका आभार, और जो लोग पटना के दूर दराज के इलाकों अथवा पटना के बाहर के हैं जो इस टेस्ट में फिजिकल रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ये टेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस डिस्कशन वाले वीडियो के थ्रू आप उसके आंसर्स की को बहुत सटीकता से देख सकते हैं। पेपर ये इतना अच्छा बना हुआ था कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस को लेकर के डाउट था, विच इज सच अ गुड थिंग। बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस आपको क्या किए जाते हैं ना, फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। और इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे डाल रखे थे, कुछ नए अनसुने हुए क्वेश्चंस भी थे। और ऐसे क्वेश्चन से कभी भी आपको घबराना नहीं होता है, राइट। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन नया है तो सारे लोगों के लिए नया होगा, और आपको ऐसा अगर उसका आंसर नहीं पता है तो मान करके चलिए कि बहुत सारे लोगों को भी आंसर पता नहीं होगा, ठीक है। इन 150 क्वेश्चंस के जो निकट के फैक्ट हैं वो 4-5 वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस एक टेस्ट को के डिस्कशन को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 600-700 फैक्ट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने समय समय पर भारतीय व्यापार में प्रवेश किया है। अंग्रेज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, पुर्तगीज हो गए। उनके प्रवेश को आपको क्रम को आपको बताना है कि किस क्रम में ये लोग आए हैं। पीडीएफ फाइल आप सारे लोग यूज करते हैं ना, तो इसके लिए एक छोटा सा कोड होता है, ध्यान में रखेंगे। भारत में इन पावर्स के आने का क्रम है PDEF। सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, 1498 की कहानी है वास्को डी गामा की। फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, 1600 में इनकी कंपनी बनती है। और सबसे आखिर में फ्रेंच की कंपनी 1664 में बनती है, ठीक है। तो पीडीएफ याद रखना है, बस एफ के पहले एक आपको ई लगा देना है। उसके आधार पर आप देख लेंगे पुर्तगीज 4 नंबर सबसे पहले होगा। फिर डच जहां पर दे रखा है 4 और 2, देख सकते हैं कि ये बी ही ऑप्शन में है और कहीं पे 4-2 नहीं है, तो फिर इसका आंसर आपको बी होगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम राज्यपाल या गवर्नर था। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में वो मरता है, और जो परवर्ती मुगल शासक थे वो बड़े स्ट्रांग नहीं थे, और उसने जहां जहां पर गवर्नर्स वगैरह को अपॉइंट कर रखा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने के बाद शने शने धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। एक अवध में ऐसी सत्ता स्थापित की जाती है, दूसरा हैदराबाद में, और तीसरा इस बंगाल में। तो बंगाल में ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो मुर्शीद कुली खां था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उस समय भारत एज सच उतना स्ट्रांगली बहुत सारे राजाओं के मध्य भारत बटा हुआ था, कोई ऐसा राष्ट्रीयता की फीलिंग नहीं है कि बिहार और मराठी लोग जो हैं, बिहारी हैं और मराठी हैं, वो एक ही भारत संघ से बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। वहां पर कोई और पॉलिटिकल पावर रूल कर रही है, यहां पर कोई और राजा रूल कर रहे हैं। तो ये एक रीजन है। कंपनी की जो सेना थी ना, इसने पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके पास आधुनिक हथियार थे। आपको पता ही है कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है यूरोप में। उस समय तक इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस में स्टैग्नेशन आ रखा था। भारत में उस समय पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई बड़े रिसर्च वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। कहा भी जाता है ना कि हम लोग, जो हमारा इतिहास रहा हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग दुनिया में सबसे अच्छे थे, और इसीलिए आगे भी हम लोग ऐसा ही अच्छा हो सकते हैं। हाउएवर, अगर 17वीं शताब्दी की बात की जाए, 16वीं शताब्दी की बात की जाए, तो उस समय वेस्टर्न लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी थी, हथियार थे, हमसे बेहतर थे। तो ये भी रीजन सही है। भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी, परिणाम स्वरूप जो उन्हें पर्याप्त भुगतान करता था वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था,
ठीक है, भारतीयों में ये जो पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा उसी का ये फर्दर बाइफर्केशन कह सकते हैं कि भारतीय सिपाही जो थे ना, उनको जो भी आदमी पैसा दे देगा उनको वो अपने यहाँ क्या कर सकता है, जॉब पर रख सकता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये तीनों रीजन एप्लीकेबल है। आप लोगों को ये चीज ध्यान में होगा कि 1857 के महाविद्रोह से पहले अवध प्रांत का विलय किया गया था कुप्रशासन के आधार पर, और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना में लगभग आधे सिपाही अवध प्रांत से आते थे। इस चीज का उन सिपाहियों को बुरा लगता है और फिर वो लोग महाविद्रोह में शामिल होते हैं। कहने का मतलब कि उस समय के जो सिपाही थे उनकी निष्ठा अपने प्रांत, अपने राजा के प्रति थी, न कि किसी बृहत्तम भारतवर्ष के प्रति। राइट, तो आंसर इसका आपको डी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। तीन चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। मिट्टी की प्रकृति एवं फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं। अंग्रेजों के लाने के पहले अकबर के 9 रत्नों में से राजा टोडरमल थे, उन्होंने अपने दहसाला सिस्टम में ये बोल रखा था कि फसलों की गुणवत्ता के आधार पर ही आप भू राजस्व का निर्धारण करिए। अलाउद्दीन खिलजी भी देखिए, वो गंगा यमुना दोआब में क्या करता था, उसके और पहले अलाउद्दीन खिलजी को कंसीडर करिए, उसने भू उपज जो भू राजस्व था वो 50% तक बढ़ा दिया था। कहां पर? गंगा यमुना दोआब में। तो गंगा यमुना दोआब में मिट्टी की प्रकृति, चूंकि गंगा यमुना दोआब में 2 नदियों की तरफ से आपको प्रतिवर्ष बाढ़ का नया आपको मिट्टी आएगा, वो प्रदेश ज्यादा उपजाऊ होगा, तो वहां पर लैंड रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इंप्लीमेंट किया, आगे जाकर के राजा टोडरमल ने किया। तो ये अंग्रेजों ने हम लोगों को कोई नई चीज नहीं सिखाई। युद्ध में चलित तोपों का प्रयोग, ये बाबर भी इंडिया लेकर के आया था। राइट, इवन 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, पानीपत अभी मूवी भी आ रखी है, उसमें भी आप देखेंगे कि संजय दत्त साहब जो कि अहमद शाह अब्दाली के रोल में है, वो ऐसी चलायमान तोपों को, फ्रेजाइल तोपों को, मोबाइल तोपों को क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर अफगानी लोग ये चीज लेकर के आ रहे हैं तो ये कोई आपको ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन पावर्स आपको अंग्रेज लेकर के नहीं आते हैं। तंबाकू और लाल मिर्च आप लोगों को पता ही होगा कि लेकर के आने वाले कौन लोग हैं, पुर्तगाली लोग हैं। तो दैट मीन्स इन तीनों चीजों में से कोई सी भी चीज अंग्रेजों की भारत में प्रथम दृष्टया लाई हुई नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके अगले में देखिए, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन था। ऑस्ट्रिया एक देश था, उसके उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां लड़ लेती हैं। ब्रिटेन और फ्रांस लड़ लेता है आपस में यूरोप में कि ऑस्ट्रिया पे मेरा जो है सो कि उम्मीदवार उसकी राजगद्दी पर बैठेगा तो मेरा उम्मीदवार बैठेगा। हाउएवर इन लोगों की जो कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती थी वो इसी बिहाफ पर लड़ लेती हैं, और चूंकि साउथ इंडिया में वो लोग उस समय ज्यादा पावरफुल थी, तो कर्नाटक में वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्यूडो कैंडिडेट्स को राजा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे डुप्ले प्रयास करता है कि जो नवाब अनवरुद्दीन है उनको राजगद्दी मिल जाए। तो मूल कारण के तौर पर देखा जाए तो यही होगा कि कर्नाटक की बुनियादी राजनीति में ब्रिटिश और फ्रांसीसी की भागीदारी। जैसे ऑस्ट्रिया के लिए लोग लड़ रहे थे कि मेरा कैंडिडेट राजा बने, मेरा कैंडिडेट राजा बने, सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर आल्सो कि किसका पपेट कैंडिडेट आपको राजा बनेगा। एक्स ला चैपल 1748 का ये ट्रीटी है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 1746 से 48, दूसरा आपको 49 से 54, और तीसरा आपको 1757 से 63 तक। प्रथम और ये संधि दिया हुआ है 1748 का। अब आप देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कालखंड ये है या नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये लाइन आपको सही है, और साथ में जानेंगे कि दूसरा लाइन भी सही है कि अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाता है। ठीक है, तीसरा वाला जो देख रहे हैं 1757 से 1763, इसमें एक वांडीवास का बैटल होता है जिसमें अंग्रेज निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को हरा देते हैं 1760 में। और ये भी चीज ध्यान में रखेंगे कि 1757 में पलासी के युद्ध के द्वारा क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल को कॉन्कर कर लिया
और बंगाल का जो भू राजस्व आता था उसी के सहारे इन लोगों ने कर्नाटक वगैरह या दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा। इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है कि भारत को जीतने की जो चाबी ना फ्रांसीसी लोग दक्षिण भारत में ढूंढने में असफल रहे, उस चाबी को अंग्रेजों ने एज सच कहां पर ढूंढ लिया, तो अंग्रेजों ने आपको बंगाल में ढूंढ लिया। बंगाल उस समय का इंडिया का सबसे फर्टाइल, सबसे रिच स्टेट था। वहां का एक लंबा चौड़ा भू राजस्व कलेक्ट करके उसी रिसोर्सेज को इन लोगों ने कर्नाटक युद्ध में इस्तेमाल में ला दिया। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा इसका। अगले में आ जाइए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ठीक है, पलासी का युद्ध बोलते हैं कि बंगाल का नवाब इसीलिए हारा था क्योंकि उसके साथ गद्दारी की गई थी मीर जाफर के द्वारा। जयचंद, मीर जाफर, ये सब अभी भी भारतीय समाज में गालियां मानी जाती हैं, घर के भेदियों के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको हटा करके अगला शासक अंग्रेज बनाते हैं जब उनको लगता है मीर जाफर उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसी के दामाद मीर कासिम को। और कासिम टू सम एक्सटेंड एक योग्य शासक था। धीरे धीरे इसको समझ में आया कि जब तक अंग्रेजों के ग्रिप में हम रहेंगे ना, तब तक हमको ये लोग अच्छे से रूल नहीं करने देंगे। और तब ये क्या करता है कि अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ कुछ अपने लेवल पर वो हथियार वगैरह के कारखाने भी स्टैब्लिश करता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। उसके अगले में आ जाइए, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उस समय एक ही बंगाल ही प्रांत था जिसके अंतर्गत बिहार और उड़ीसा आते थे, वेर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्परर शाह आलम। शाह आलम ने दीवानी राइट्स दे दिए थे बंगाल के, और उस समय के बंगाल में आपको बिहार और उड़ीसा भी इंक्लूडेड थे। दैट मीन्स ये बात हो रहा है 1764 का। तो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आप बता दो कि इंडिया में 1764 में कौन सा अंग्रेज रूल कर रहा था। अब विलियम बेंटिक का नाम एज सच आप देखेंगे ना, तो ये राजा राम मोहन राय साहब के साथ जोड़ा जाता है 1829 के सती प्रथा में। तो दैट मीन्स ये आदमी तो नहीं होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि जमींदारी सिस्टम लागू करता है 1790 वगैरह के आसपास, ये भी नहीं होना चाहिए। और लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 से 1805 तक ऑपरेट करता है, तो दैट मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि एक लंबा कालखंड में गैप है, राइट। तो उस समय फिर कौन सा अंग्रेज रूल कर रहा होगा? लॉर्ड क्लाइव आपको रूल कर रहा होगा। इतना डिस्कशन का हमारा प्राइमा फेसी मकसद ही यही है ना कि जो भी पॉइंट्स आपको हम लोग बता रहे हैं, इनमें से जो भी पॉइंट आपको नहीं आता है ना, उनको आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आप ही की तरह अगर कोई आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव वगैरह बीपीएससी 70 देने वाले हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे। इनमें से किसने खुद को हैदराबाद में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया और निजाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की? अब निजाम शाही कहां पर चलती है? हैदराबाद। अभी हम लोगों ने देखा कि 3 जगहों पर बड़े प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग रूलर निकल करके आते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। एक बंगाल, दूसरा अवध, तीसरा हैदराबाद, ठीक है। और निजाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? चिनकिलिच खान है। तो आंसर इसका फिर आपको डी होगा। व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो अभी हम लोगों ने बात किया था PDEF, ठीक है। पी से पुर्तगाली 1498, वास्को डी गामा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर आपको पुर्तगाली होगा। लो हैंगिंग फ्रूट था, आसान सा क्वेश्चन था। उसके अगले में देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एज सच हुगली जगह का उपयोग कौन लोग करते थे, ठीक है। तो आप इस चीज को सोचेंगे ना कि समुद्र में ना अंग्रेज लोग बड़े स्ट्रांग थे, उनको आप जब टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पायरेसी जैसी गलत चीजों को उपयोग में लाएंगे। और नॉर्थ इंडिया में बेसिकली अंग्रेजों की लड़ाई चली है कुछ समय तक पुर्तगालियों के साथ, तो पायरेसी वगैरह का काम करते थे पुर्तगाली लोग। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे।
दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो ये गलत फैक्ट है। अंग्रेजों ने 1793 में पौंडीचेरी या पुदुचेरी पर कब्जा किया। दूसरी यूरोपीय शक्ति ऐसा फ्रांसीसी नहीं थे बल्कि डच लोग थे। और ये स्टेटमेंट पहला है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। याद रखना भी आसान है, प से पौंडीचेरी और आपको प से पुर्तगाली। ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट कौन सा इसमें से होगा? ए स्टेटमेंट राइट होगा। भारत के निम्नलिखित आगंतुकों में से कौन सा पुर्तगाली नहीं था? ठीक है, तो ये जो फर्नोज नूनीज है ना, ये अच्युत राय के समय में आया है। डोमिनोज पेज की बात करिए या बारबोसा की बात करिए, ये दक्षिण भारत के संभवतः सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय साहब के समय में आए हैं। ठीक है, अभी भी साउथ इंडिया के जितने टेंपल्स में जाएंगे ना, मंदिर के सामने कृष्णदेव राय की मोर और लेस आपको मूर्ति दिखी जाएगी, जितने भी साउथ इंडिया के बड़े आपको मंदिर हैं। इसीलिए हम बोलेंगे संभवतः साउथ इंडिया के सबसे महानतम शासकों में से ये व्यक्ति एक थे। ठीक है, 3 अगर आपने इलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो आप, और ये तीनों लोग कौन थे? पुर्तगाली थे। पीटर मुंडी ऐसा पुर्तगाली नहीं था जो 1628 में सूरत के रास्ते इंडिया में आता है। अच्छा, अगर ये सब 1628 में इंडिया आता है तो डेट मीन्स उस समय कौन सा मुगल एम्पायर रूल करता होगा? शाहजहां रूल करता था। और शाहजहां के 2 बेटों की शादी भी इस व्यक्ति ने अटेंड की हुई है। ठीक है, तो नवीन प्रश्न, नवीन फैक्ट भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि आयोग क्या करता है ना कि 70:30 रेशियो रख देता है। 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले के पूछे गए थीम से ही, और 30% के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं नए टॉपिक से जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो संभवतः ये आपके काम आए कि ये व्यक्ति किसके कालखंड में आया है? शाहजहां। ऐसे भी जहांगीर 1627 तक रूल करता था, राइट। 1628 इसका मतलब शाहजहां। और इसके अतिरिक्त आपको क्या जानने की जरूरत है कि शाहजहां के बेटों की शादी भी इसने अटेंड कर रखी थी। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की आजादी तक एक डच उपनिवेश था? नहीं। पुर्तगालियों के कब्जे के पहले आधुनिक कोच्चि पहला डच उपनिवेश था? नहीं, पहला नहीं था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बना है? बना है। तो दैट मीन्स राइट आंसर क्या होगा कि डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम नामक आपको किले का निर्माण करवाया, राइट। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन भारत का सम्राट था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई है एग्जैक्टली 1600 में। अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, और 1664 में आपको फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 1600 में कौन सा व्यक्ति रूल करता होगा? अकबर करता होगा। 1556 द्वितीय पानीपत के युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हरा करके ये व्यक्ति रूल करता है। भारत में 14 प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए हैं जिसमें से आखिरी हेमू ही था। ठीक है, तो 1556 से 1605 तक अकबर रूल करता था, और आप देखेंगे कि 1600 का जो कालखंड है वो इसी के बीच में आता है। तो दैट मीन्स कौन सा व्यक्ति रूल कर रहा होगा, कौन सा मुगल रूल कर रहा होगा? तो एग्जैक्ट आंसर वुड बी अकबर। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद दौला के अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि आसफ उद दौला सुजाऊ दौला का सच बेटा था। और दूसरा स्टेटमेंट कि आमतौर पर कुछ हिंदू जातियां थीं जिन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर रखा जाता था। ये क्वेश्चन आप हमेशा देखिए ना कि जिस भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसे शुरू होता है आमतौर पर, प्रायः साइंस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस चीज का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो हो सकने को भैया दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, इनको प्राय आपको सच मानना होता है। ये जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम राजा था तो ये क्या हिंदुओं को रखता होगा? नहीं रखता होगा। चूंकि इंडिया में 80% हिंदू पॉपुलेशन है, तो किसी भी मुस्लिम राजा के लिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को
आपको इग्नोर करना ऐसा आसान नहीं होगा, इसीलिए हिंदुओं को भी उच्च पदों पर रखा जाता रहा होगा। तो फिर आपको आंसर क्या ऑप्ट करना है इसका? सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस्तमरारी समझौता किसने शुरू किया? हु इंट्रोड्यूस इस्तमरारी? तो ये और कुछ भी नहीं है, जमींदारी सिस्टम का ही एक दूसरा नाम है। जमींदारी सिस्टम जो कि 1790 में लाया गया, और जब कॉर्नवालिस इसके फायदे देखता है तो 1793 में इस चीज को स्थायी कर देता है। किसी भी नए आइडिया को जब हम लोग ट्रायल बेसिस पर आजमाते हैं और उसके लाभ दिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को परमानेंटली अडॉप्ट कर लेते हैं। अब एज सच 1790 में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और 3 साल में ही आपको कॉर्नवालिस को लगा कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, इससे भारतीयों का सारा खून, सारा का सारा पसीना चूसा जा सकता है। ठीक है, उनको बहुत गरीब किया जा सकता है, बहुत सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, अपना खजाना भरा जा सकता है। तो 1793 में क्या किया जाता है कि इस चीज को परमानेंट कर दिया जाता है। जमींदारी सिस्टम सबको पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस चीज के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी कहां पर प्रचलित था? तो जानेंगे कि जो पूर्वी भारत था, बंगाल वगैरह का, वहां पर जमींदारी चलता था। मध्य भारत और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत होते थे वहां पर क्या चलता था? महलवाड़ी चलता था। और रैयतवाड़ी मोस्टली दक्षिण में चलता था, बिकॉज दक्षिण भारत की जमीन जो है, जो भूमि है, वो नॉर्थ इंडिया की तरह आपको उपजाऊ नहीं थी, पथरीली थी। इसके कारण वहां पर कोई बड़ा ऐसा धनाढ्य वर्ग, कोई जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ अंग्रेज समझौता कर सके। और तब क्या किया गया कि एक एक व्यक्ति के साथ अलग से समझौता किया गया। बहरहाल ये कहां पर चलता था? तो दक्षिण भारत में चलता था। रैयतवाड़ी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। कोई भी आदमी ना, लेट्स से हमको कहीं से पैसा वैसा कलेक्ट करना है, कोई दूसरा आदमी अगर उस पैसे को हमको कलेक्ट करके दे देना तो मेरे लिए चीजें सुविधाजनक हो जाती हैं, राइट। सेम थिंग यहां पे भी एप्लीकेबल था। जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या इंश्योर किया कि कुछ धनी भारतीयों को ही, कुछ दबंग भारतीयों को इस काम पर लगा दिया जाए, उनको टोटल कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू का 1/11वां हिस्सा दे दिया जाए, 10/11वां हिस्सा खुद रख लिया जाए। हाउएवर साउथ इंडिया में ऐसा कोई वर्ग था ही नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? घर घर जाकर के हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब भाई जिससे आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसको पट्टे, जमीन तो देना होगा ना। जमीन आप देंगे तब उस पे वो खेती बाड़ी करेंगे, तब आप भू राजस्व कलेक्ट करिएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। कुछ जगह ऐसी होंगी जो नदी के डेल्टा प्रदेश में आती होंगी, वहां पर क्या होता होगा कि फसल अच्छी होती होगी। तो ये सब सर्वेक्षण करने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये अच्छी जमीन है, यहां से आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो इसका आप क्या करेंगे? भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन कर देंगे कि ज्यादा कर। और कोई पथरीली जमीन है तो वहां से कोई आपको बड़ा टैक्स क्यों कोई आपको ज्यादा भू राजस्व देगा? भू राजस्व ज्यादा आप मांग देंगे तो हम बोल देंगे कि सरकार ऐसा है कि आप अपनी जमीन ही ले लो, इस जमीन से हम 20 किलो अनाज नहीं उपजा पा रहे हैं और आप मेरे से 100 किलो का आप टैक्स मांग रहे हो, तो इससे बेहतर है कि आप क्या कर दो, अपनी जमीन ले लो। इसका मतलब कि कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन जरूर किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इस क्वेश्चन में आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे ना कि पहले पन्ने पर ही क्वेश्चन पेपर में लिखा गया होता है कि चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको ऑप्ट करना है। अक्सर कुछ आंसर्स को लेकर के विवाद भी होता है, जैसे अभी जेपीएससी ने पूछ रखा है कि प्रभा देवी गुप्त किस वंश की शासिका थी? उनकी शादी हुई थी वाकाटक वंश में, और वो बेटी किनकी थी? तो गुप्ता लोगों की, गुप्त डायनेस्टी की बेटी थी। ठीक है, तो इसी तर्ज पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको लेके विवाद भी हो रखा है, जेपीएससी पर बच्चों ने शायद केस वेस भी कर रखा है। अब देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, अगर खाली औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पूछा गया होता तो एक अलग बात होती, लेकिन भारत पर क्या प्रभाव हुआ है,
भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए हैं, उद्योगों में बड़ी मात्रा में मशीनें लाई गई हैं, ठीक है, देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाई गई हैं और ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो भारी शुल्क तो ऐसा नहीं लगाया गया, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे। अंग्रेज अपने ही सामान पर ज्यादा टैक्स लगा के उसको ज्यादा महंगा क्यों बनाएंगे, तो चाहेंगे कि भारतीय ज्यादा से ज्यादा उनका सामान खरीदे, डी एलिमिनेटेड हो गया। ये ए, बी और सी ना तीनों देखेंगे कि भारत में हुए हैं, राइट। लेकिन आप सोच करके देखिए कि भारत पर अगर ऐसे पूछा गया होता कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे, तो मशीनें लाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, ये सब समझ में आता है। लेकिन भारत पर क्या हुआ कि इन्हीं के बिहाफ पर भारत का जो ट्रेडिशनली एनरिच्ड हस्तशिल्प था वो बर्बाद हो गया और भारतीय जो कारीगर थे ना वो क्या करते हैं कि अपना जो भी ट्रेडिशनल उनका हस्तशिल्प था उसको छोड़ करके वो खेती बाड़ी के तरफ मजबूर कर दिए जाते हैं। अपने जो आर्ट सीक्रेट्स हैं उनको बताने के लिए उनको फोर्स किया जाता है और एक बार वो गांव के तरफ जाते हैं तो गांव में भी कोई खाली जमीन उनको मिलती नहीं है और इस कारण आपको भूमि पर दबाव बढ़ता है। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव तीनों थे, लेकिन भारत पर अगर आप देखिए तो इन तीनों में से सबसे सटीक आंसर आपको ए होगा, ठीक है। तो अब संभवतः आप समझ पाए कि ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों दिया गया था। औद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई थी, ये सही है। अब होता क्या है ना कि उस समय फ्रांस में रूल करना प्रारंभ करता है नेपोलियन और वो कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय व्यवस्था लेकर के आता है जिसमें वो आर्थिक नाकेबंदी करता है इंग्लैंड की। वो सीधे सीधे यूरोप के मेनलैंड के कंट्रीज को धमकी देता है ना कि इंग्लैंड के साथ अगर आप लोग बिजनेस करेंगे ना तो आपके ऊपर हम अटैक करेंगे, जो लेन देन करना है मेरे साथ करें। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी कि इंग्लैंड में ये बड़े बिजनेस हाउसेज में से एक बिजनेस हाउस मात्र थी, वैसे बड़ी सारी कंपनियां वहां पर थी। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड का के जो बाकी बिजनेस हाउसेस थे ना उनका सामान पहले तो क्या होता था कि यूरोप में ही खप जाता था, अब यूरोप में खपना बंद हो गया। तब उन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन पे इस चीज के लिए दबाव डाला कि यार इंडिया जैसा बड़ा मार्केट क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ही आप छोड़ रखे हैं। वो लोग 10 रुपए का अगर आपके लिए टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, आपको 10 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, हमको दे दीजिए वो मार्केट, हम 20 रुपए आपको देंगे, राइट। और ब्रिटिश क्राउन के पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था लागू होने के कारण इनके जितने भी व्यापारी वर्ग थे वो परेशान थे, राइट। तो ये प्रक्रिया 1813 में शुरू हुआ, सही है। और इसमें जो पहली वाली लाइन में ही हम लोगों ने बात की कि इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार अधिकारों के उन्मूलन को तीव्र कर दिया। भारत के मार्केट को धीरे धीरे अन्य के लिए खोला जाना इसी एक्ट के द्वारा शुरू किया गया और 1858 में जब 1857 का महाविद्रोह खत्म होता है तो ब्रिटिश जो क्राउन है उसको लगता है कि नहीं, इस पूरे महाविद्रोह को ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े अच्छे तरीके से नहीं संभाली थी। ऑलरेडी अमेरिका जैसा बड़ा एक उपनिवेश हमारे हाथ से निकल चुका है, उससे भी इंपॉर्टेंट अगर इंडिया हमारे हाथ से निकल गया तो चीजें नहीं अच्छी होंगी और तब ब्रिटिश क्राउन सीधे इन चीजों को अपने अंडर ले लेता है। कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित शब्द ड्रेन थ्योरी को सही तरीके से परिभाषित करता है? दादा भाई नौरोजी का कहना था कि इंग्लैंड क्या कर रहा है ना कि हमारे आर्थिक संसाधनों को अपने देश में ट्रांसफर कर दे रहा है और उसके बदले में कोई प्रतिफल ऐसा इंडिया को नहीं मिल रहा है। भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाला भी व्यक्ति पहले दादा भाई नौरोजी साहब भी थे, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने भारतीयों की आय उस समय 20 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति बताई। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, देखिए ठीक सेंटेंस है। उसके अगले में देखिए, ब्रिटिश उद्योगपतियों को शाही शक्ति के संरक्षण में भारत में निवेश करने के लिए rather British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of the imperial power। ये भी सही है लेकिन ये ड्रेन थ्योरी से संबंधित नहीं है, ये धन के बाहर जाने की इसमें बात कही गई है, न कि इंग्लैंड के पूंजीपतियों के धन के इंडिया आने की बात कही गई है। British goods were being imported to the country, making it miserable day by day।
ये भी बात सही है कि ब्रिटिश गुड्स को भारत में क्या किया जाता था, आयात उनका किया जाता था, और उसके कारण भारतीयों का जो लाइफ है वो दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया और कठिन होता चला गया। हाउएवर ये ड्रेनेज थ्योरी से संबंधित आपको अवधारणा नहीं है। बी में लिख रखा है कि भारतीयों की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक रिटर्न नहीं मिल रहा था। ये भी देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। चारों चीजें जो लिखी गई हैं वो ऐसा सही है। ठीक है, लेकिन सी और डी का ड्रेनेज थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, ए और बी का लेना देना है। हाउएवर आप बी को देखेंगे ना तो ज्यादा सटीक व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। इवन मुगलों जैसे दुष्ट जो राजा थे ना, वो भी क्या करते थे कि भारत के आर्थिक संसाधनों का उपयोग भारत में ही करते थे। ताजमहल भी बनवाया गया तो भारत में ही बनवाया गया, किसी इंग्लैंड में नहीं बनवा दिया गया। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है कि भारत की जो भी आपकी बचत हो रही है उसको सीधे इंग्लैंड को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, और उसके बदले में भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। एक अंग्रेज सुलिवन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि ये जो ड्रेनेज थ्योरी है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो कुछ ऐसा ही है कि हम लोग गंगा के किनारे से सारी अच्छी चीजों को सोख करके किसी स्पंज की भांति आपको टेम्स नदी के किनारे या थेम्स नदी के किनारे उड़ेल देते हैं। तो इसका आंसर भी फिर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वहां के पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी। वो फैक्ट हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसके टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, या फिर कम्युनिटी पार्टी, या फिर लिबरल पार्टी। तो कोई लिबरल सोच वाली पार्टी ही तो अलाउ करेगी ना, राइट। इसका राइट आंसर ए होगा। और भी दो तीन बातें आप जानेंगे कि किस ईयर ये इलेक्ट किए गए हैं। तो 1892 में किस कंस्टिट्यूएंसी से किए गए हैं? तो सेंट्रल फिशबरी नाम से कंस्टिट्यूएंसी थी जिससे इनको चुना गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। किस ईयर चुना गया है? 1892। किस कंस्टिट्यूएंसी से? तो सेंट्रल फिशबरी कंस्टिट्यूएंसी से इनको चुना गया है। असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताना है। चोरी चौरा में पुलिस फायरिंग, हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आगजनी, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। अब इसके ऑर्डर की बात करिए तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस ने फायरिंग कर दी। जो भी अहिंसक तरीके से जो भी भारतीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर फायरिंग कर दी गई। बदले में भीड़ थाने में घुस जाती है, गोरखपुर में ये जगह है, और वहां पर पूरे के पूरे थाने को जला देती है, जिसमें कुछ सिपाही भी जल करके मर जाते हैं। इससे गांधी जी इतना आहत होते हैं कि वो आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। संभवतः सही भी किया गया, बिकॉज आप सोच करके देखिए कि 1857 का जो महाविद्रोह था उसमें अंग्रेजों ने मेरठ से लेकर के दिल्ली के बीच किसी राजमार्ग के किनारे कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसमें किसी इंडियन को लटकाया नहीं गया हो। ठीक है, किसी इंडियन को इलिजिटिमेट तरीके से फांसी न दिया गया हो। तो 1922 में भी अंग्रेज ऐसा कर सकते थे। संभवतः हिंसा के इसी प्रतिचक्र से बचने के लिए गांधी जी स्वतः आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। हाउएवर बहुत सारे जो इंडियन नेता थे वो उनकी इस बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कम गांधी जी वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बिकॉज अंग्रेज फिर लाखों की संख्या में भारतीयों को मारते, और इस चीज के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लंबी चौड़ी 6 साल की सजा होती है। हाउएवर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के उनको जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। टीपू सुल्तान ने 1780 में ब्रिटिश सेना को कहां पर हराया था? तो ये पोलीलूर में हराया था। आप लोगों को पता होगा कि एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं 4, 1.5 लड़े गए हैं आपको हैदर अली के द्वारा और 2.5 लड़े गए हैं आपको टीपू सुल्तान के द्वारा। कहने का मतलब कि दूसरे के दौरान ही इनकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ये दूसरे युद्ध से संबंधित घटना है। और चौथे युद्ध 1799 में अपने किले श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है?
ये आपको पता ही होगा कि डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, व्यवगत का सिद्धांत। उसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को हड़पने का जो क्रम था वो सूचना था। सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। अवध को सबसे आखिर में कुप्रशासन के आधार पर क्या किया जाता है, उसका विलय कर लिया जाता है। और उस समय वहां के राजा एक मोटे ताजे व्यक्ति थे, वाजिद अली शाह, जो कि कथक नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम घटनाक्रम में आप व्यवस्थित करें। बेदरा का युद्ध 1759 है, बंगाल के आसपास ये जगह है। शंकर खेड़ा जो है वो 1724 निजामों की लड़ाई है। मुदकी का युद्ध अंग्रेजों की लड़ाई है सिखों के साथ 1845 की। और जो पोर्टो नोवो का युद्ध है वो है एज सच आपको मैसूर से संबंधित, ये है 1781 का। अब अगर इसको आप अरेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 3 को रखना होगा, फिर आपको 4 को रखना होगा। पहले 3 को रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे और फिर 1 को रखेंगे। तो दैट मीन्स कि 27 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपको ए होगा। उसके अगले में आइए, बिहार में शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमींदारों को भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया? नहीं, ये तो जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदारों को वंचित क्यों करेंगे? इसका मतलब ए और डी को काट देंगे, जमींदारी उन्मूलन। भूमि के स्वामित्व को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया, वंशानुगत नहीं बनाया गया था। ठीक है, वंशानुगत मतलब कि मेरे बाद मेरे बेटे को ये राइट दे दिया जाता है कि तुम टैक्स वैक्स कलेक्ट करना। हाउएवर आप सोच करके देखिए कि 1794 में एक सूर्यास्त का नियम अंग्रेज लेकर के आते हैं, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि अगर टाइम से लैंड रिवेन्यू आप हम तक नहीं पहुंचा पाए तो आपके क्लेम, आपके दावे को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, न कि आपके बेटे को। तो दैट मीन्स आपको बी भी गलत है, बच गया सी, भू राजस्व को संवैधानिक बना दिया गया। इसीलिए बोलते हैं कि पीटी में ना कई बार आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं ना, कि सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सही पढ़ करके ही आप सही आंसर तक पहुंचे। कई बार ऐसा भी होगा ना कि सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये चीज होगा कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, किस तरीके से चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक व्यक्ति सारे फैक्ट्स को नहीं जान सकता। ड्रेनेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आसान सा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा। भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्जेस ने भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। इसको होम चार्जेस मतलब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे भले के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं ना उसका, और वास्तव में वो भला नहीं था, वो भला था तो अंग्रेजों का भला था, भारतीयों का भला नहीं था। तुम पर रूल करने के लिए अगर हम सेना रख रहे हैं या ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो इसकी सैलरी इंडियंस को देनी होगी। लंदन में अगर हम तुम्हारे लिए कार्यालय खोल रहे हैं तो उसके लिए जो भी पैसा रुपया लगेगा तुम दोगे, तुम मतलब इंडियंस दोगे। भारत में जो भी कार्यरत ब्रिटिश कर्मी हैं उनका वेतन और पेंशन तुम ही लोग दोगे। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता था, और इसीलिए जब वो लोग इंग्लैंड वापस लौटते थे, लंदन वापस लौटते थे, तो उनसे बाकी वर्ग जलते थे और सटायर के तौर पर, कटाक्ष के तौर पर उनको नवाब्स कहते थे। कि नवाब एज सच इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वर्ड है, नवाब शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, तो उसको नवाब्स करके वो लोग प्रोनाउंसिएट करते थे। हाउएवर अंग्रेज कम से कम दिखाने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते थे कि भाई बाहर जो भी युद्ध करेंगे उसके लिए भी पैसा तुम ही को देना होगा। तो फिर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट आई? नील की खेती को लेकर के दीनबंधु मित्रा साहेब ने नील दर्पण एक नाटक भी लिखा। ठीक है, और किस ईयर के आसपास इसको लेकर के रिवोल्ट हुआ है? तो 1860 के आसपास, राइट। हाउएवर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और बेहतर होता जाता है
अंग्रेज या यूरोपियन कह लीजिए, वो बेहतर केमिकल डाइज वगैरह इस्तेमाल में लाते हैं जो नील से ज्यादा बेहतर थे। तो उसके कारण क्या होता है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में यह अलाभकारी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज तो पैसे के भूखे थे, तो जिस चीज से उनको बहुत पैसा नहीं मिल रहा है उसी जमीन पर वो लोग क्या करते थे कि किसी और कैश क्रॉप वगैरह की खेती करवा लेते थे, राइट। और जो इनको नीला रंग चाहिए होता था, इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि अब ये लोग केमिकल्स डाइज वगैरह का सहारा लेने लगे थे, और ऑल थैंक्स टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, वैसे भी जो नील का पौधा था ना, वो जमीन की उर्वरकता शक्ति को काफी हद तक कम कर देता था। मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? शाखा कहने का मतलब कि किस कालखंड में हुआ और किस बृहत्तर राष्ट्रीय आंदोलन का ये एक्सटेंडेड एक रूप था। 1921 का ये आंदोलन है। अब आप खुद सोच करके देख लीजिए कि 1921 के आसपास भारतवर्ष में 1920 से लेकर के 1922 तक क्या हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ है। कहां पे जगह है? केरल में जगह है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन सा दुष्ट व्यक्ति था? अली मुस्लियार था, और यह सांप्रदायिक प्रवृत्ति का था। इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा गया था। ठीक है, इवन वहां की महिलाओं ने महात्मा गांधी को अपनी दुर्दशा बताते हुए लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं, लेकिन इस एक जगह पर महात्मा गांधी साइलेंट मौन धारण कर लेते हैं। ठीक है, उसके अगले में देखिए, भूदान आंदोलन के लिए कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? आचार्य विनोबा भावे जाने जाते हैं, प्रसिद्ध गांधीवादी थे। किस ईयर का भूदान आंदोलन है? 1951 का है। किस जगह से प्रारंभ करते हैं? पोचमपल्ली नामक गांव से आरंभ करते हैं, और आज के समय में ये जगह कहां पर है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, भूदान आंदोलन बिहार में भी काफी पॉपुलर हुआ था, हालांकि बिहारी विनोबा भावे साहब को बेवकूफ बनाने में कामयाब रह गए थे। या तो इतना बड़ा आदमी आपके दरबार, भूदान मतलब हुआ कि आवश्यकता से अधिक जो भी आपके पास जमीन है वो दान कर दीजिए। अब विनोबा भावे जैसा बड़ा आदमी आपके दरवाजे पर आकर के जमीन की भीख मांग रहा है, तो या तो लोगों ने अपनी बेकार पड़ी हुई जमीन दे दी, या तो ऐसा भी हुआ कि दिखाने के लिए बोल दिया कि हाँ जमीन दे देंगे। जैसे ही विनोबा भावे साहब गांव से गए, वो चीजें कभी भी ऑन पेपर ट्रांसफर नहीं हुई। 1857 के बाद के विद्रोहों को आपको चुनना है। 1857 के बाद तो संथाल विद्रोह तो 1855-56 का है। दैट मीन्स इसको आप सॉर्ट आउट कर देंगे, ये उसके बाद नहीं हुआ है। नील विद्रोह बात किए हम लोग 1860, दक्कन कृषक दंगे 1875, और बिरसा मूवमेंट 1895 से लेकर के 1900 तक, राइट। तो एक को आप नहीं मानेंगे, बच गया 2, 3 और 4। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी बी। 1857 के पहले भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ये कुछ विद्रोह हुए हैं, और इनका आपको कालक्रम बताना है कि किस कालखंड में कौन सा इसमें से मूवमेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। इन सारे आंदोलनों को हम चाहेंगे कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें। कोल विद्रोह एज सच 1831-32 का है। संथाल आप लोगों को पता ही होगा 1855-56 का है। बंगाल में सिपाही विद्रोह जो कि द्वैध शासन के अगेंस्ट होता है, और द्वैध शासन 1765 से 1772 तक लगाया गया था, ये 1766 का है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 का है, और कच्छ विद्रोह रहा हुआ है 1816 से लेकर के 1832 तक। तो अगर इसको आप एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1766 जो है वो सबसे पहले पड़ता है। इसका मतलब बंगाल में सिपाही विद्रोह सबसे पहले प्रारंभ हुआ। सबसे आखिर में क्या पड़ता है? तो सबसे आखिर में पड़ता है संथाल विद्रोह। इस ईयर्स को अगर एक बार आप मैच करेंगे तो दैट मीन्स आपका आंसर 1 से शुरू होना चाहिए और 4 पर खत्म होना चाहिए। देखेंगे तो ए में यह ऑप्शन आपको दे रखा गया है। हाउएवर इन सारे ईयर्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये एक अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कच्छ विद्रोह किस ईयर का है, या कोल विद्रोह बुद्धो भगत इसके लीडर थे वो कब का है। संथाल विद्रोह तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिद्धू और कान्हू साहेब। ठीक है, उसके अगले में आ जाइए।
बंगाल इंडिको मूवमेंट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस ईयर का है, 1860 का है, तो डैट मीन्स इसको यहां कनेक्ट कर देंगे। देखिए पीटी ना हमेशा जरूरी नहीं है कि इंडिया में उस समय 500 विद्रोह हुए हैं तो 500 का ईयर आप नहीं याद रख सकते हैं। मोटे तौर पर भी 10-15 का भी अगर आपको पता है, 20-30 का भी पता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन में आप कर ले जाएंगे। जैसे एक चीज अगर हमको पता चल गया कि बंगाल इंडिको रिवोल्ट 1860 के आसपास का है, तो सी में हम 1 ढूंढने का प्रयास करेंगे। या तो ये आंसर बी है और या तो डी है, राइट। अगर ऐसे में भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ मार्क्स हमको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए को फिर हम काट देंगे, सी को काट देंगे, ऐसे ही 2 ऑप्शन वाले भी अगर हम 20 क्वेश्चन को लगाएंगे ना, तो बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन मेरे क्या हो रहे होंगे, सही हो रहे होंगे, और 10 क्वेश्चन के बिहाफ पर भी आप लोगों को एक ठीक ठाक सा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जयंतिया रिवोल्ट जानेंगे कि ये किस ईयर का है, तो ये रिवोल्ट आपको है 1860 से 1863 के मध्य का। रंपा रिवेलियन है आपको 1879 से 80 तक का, और पाबना जो कि बंगाल में ये जगह है, ये है आपको 1873 का, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन टेक्निक से इसीलिए देखा कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको एग्जाम में पता ही हो, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना, ऐसे 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 10 भी सही करके जा रहे हैं, तो 10 सही और 10 गलत के बिहाफ पर 3 नंबर आपके कटेंगे, तो भी मोटे तौर पर 7 मार्क्स आप अपने घर लेकर के जा रहे होंगे। एब्सोल्यूट 150 क्वेश्चंस के आंसर माता सरस्वती के अतिरिक्त किन्हीं को नहीं आते हैं, राइट। या तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति क्लेम कर रहा है तो या तो झूठ बोल रहा है, या तो माता सरस्वती का अवतार है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, पीटी के कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी तमाम तरीके के आपको लेटर्स को पब्लिश किया है, आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्म सभा हो गया, ब्रह्म समाज, ये सब कुछ को उन्होंने स्टैब्लिश किया है। हाउएवर पूछा है कि इनमें से पहला कौन सा उन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो आत्मीय सभा 1815 का ऑर्गेनाइजेशन है, और ब्रह्म समाज वगैरह 1828 का बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी में वो सती सिस्टम को एबॉलिश करने की बात करते हैं, और 1829 के एक्ट के नियम संख्या 17 के द्वारा क्या किया जाता है, 17 के द्वारा इस चीज को विलियम बेंटिक हटा देता है। तो इनमें से अगर कोई सा भी फैक्ट आपको नहीं पता हो तो जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और 1829 का जो एक्ट था उसका नियम संख्या 17, इसको भी जरूर याद रखेंगे। किसने कहा था राजा राम मोहन राय अपने समय में आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मॉडर्न आइडियाज को इंडियन सोसाइटी से परिचित कराने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय हैं, और उनके होलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने देखते हुए इस स्टेटमेंट को दे रखा है, ठीक है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है मेरी पार्कर फॉलेट, उन्होंने अपने समय से आगे के विचार प्रस्तुत किए थे, इसीलिए उस महिला को कहा जाता है कि उनके विचार बड़े आपको मसीहाई हैं या अपने समय से आगे के हैं। कौन सा साहित्य प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, ये भी एक आध वियर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको आंसर नहीं भी आता हो, तो आप लोगों में से बहुत को नहीं आता हो, ठीक है। फिर भी देखते हैं, प्रार्थना समाज है तो प्रार्थना कुछ कुछ शब्द क्या करेंगे ना कि आप अगर ढूंढेंगे तो प्रार्थना वाले को कम से कम आपको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। पूछा है कि कौन कौन सा नहीं है, तो इसको एक बार आप ऑप्ट कर लेंगे, और अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सुबोध पत्रिका इनका जो है सो कि ऑफिशियल पेपर का नाम था। हाउएवर तो फिर कौन संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सुबोध संगीत, ठीक है। सुबोध पत्रिका को एक बार जरूर आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, प्रार्थना सभा का ये पत्रिका था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित है? रंपा विद्रोह आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश में ये है, सीताराम राजू साहब की कहानी है जिसके ऊपर मूवी भी आई RRR। संथाल विद्रोह झारखंड से संबंधित है, 1855-56, सिद्धू और कान्हू, उनकी 2 बहनें फूलो और जानो, और 2 उनके और भाई चांद और भैरव।
इसके अंतर्गत इससे अतिरिक्त आप देखेंगे ना तो जो भील ट्राइब है ना, ये सेंट्रल इंडिया की एक ट्राइब है जो छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और आंशिक रूप से आपको महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो फिर इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भील विद्रोह। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया? सिद्धू और कान्हू ने। साथ में इनके दो और भाई थे, चांद और भैरव। हो सकता है अगली बार उनका नाम पूछ दे, तो कॉपी में नोट डाउन कर देंगे, चांद एंड भैरव। और इनकी दो बहनों का नाम भी आप नोट डाउन करेंगे और उनका नाम है फूलो और झानो। उनके नाम पर झारखंड में एज सच आपको क्या है, तो आपको झारखंड में उनके नाम पर आपको योजना वगैरह भी चलती है। ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे जो उनको वैष्णव बना देते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आनंद पांडे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मोपला विद्रोह केरल का है, 1921 अली मुस्लियार अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कूका जो विद्रोह है ये पंजाब से संबंधित है, इसको भी, ये भी सही है। कोली विद्रोह भी गुजरात से संबंधित है। और जो चुआर है ना, ये आपको एज सच वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर मध्य प्रदेश दिया हुआ है, दैट मीन्स ये गलत आंसर है। 1855-56 का जो संथाल हूल मतलब महाविद्रोह होता है, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय भूमि पट्टे पर दिए जाने के कारण संथाल हताश थे, सही बात है कि अभी तक स्वच्छंद विचरण संथाल लोग करते थे। अचानक आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि नहीं, यहां पर मेरा आधिपत्य होगा, तो इसको लेकर के क्या किया जाता है कि संथालों में हताशा थी कि भाई अभी तक हम लोग वन पुत्र थे, जंगल की जो भी जमीन थी वहां पर स्थानांतरणीय कृषि हम करते थे, इसे रोका जा रहा है, इसके कारण ये लोग हताश लोग थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथाल विद्रोहियों के साथ बहुत नरम व्यवहार किया गया, नहीं, उनको मारा पीटा गया, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो दो आंसर गलत है। इसका मतलब जहां पे भी दो दिया हुआ है उसको काट देंगे। ठीक है, संथाल बसे हुए क्षेत्रों को अंततः अलग प्रशासनिक इकाइयों में गठित किया गया, जिसको संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। चौथे में देखेंगे क्या लिख रखा है, इट वॉज द ओनली मेजर रिबेलियन इन द मिड 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। अब इन एक्सट्रीम वर्डों से हमेशा बचेंगे। जहां पर भी ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली मेजर, तो डेट मीन्स कि इसको आपको गलत मानना है। और फिर जहां पर भी आंसर में आपको 4 होगा, उसको भी आपको क्या करना है कि कट कर देना है। फिर इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। महादेव गोविंद रानाडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि वे संत तुकाराम से प्रभावित थे। संत तुकाराम वहां के सेंट थे जिनके मराठी भाषा में लिखे गए भजनों को अभंग कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे। भगवान विष्णु के ये भक्त थे। भगवान विष्णु को स्थानीय तौर पर वहां विठोबा कहा जाता है। अनेक संस्थाओं की स्थापना की ही उन्होंने, जैसे पूना सार्वजनिक सभा जैसी हो गई। उदारवादी थे वयस्क शिक्षा और पुनर्विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी जानेंगे कि बंबई हाई कोर्ट के ये उस समय के एक न्यायाधीश थे। ठीक है, अर्जुन एलिजा सोलोमन नाम का एक यहूदी व्यक्ति इस संस्था की प्रबंध समिति का सदस्य था। सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फुले साहेब के द्वारा 1873 में स्टैब्लिश किया गया, उसके मेंबर आपको ये थे। उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है। इस संगठन की स्थापना 1927 में हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और इसकी गतिविधियों में दलितों और गैर दलितों के बीच सहभोजन सम्मिलित था। अंबेडकर साहब ने देखा ना कि तथाकथित निचली जातियों में भी बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं, तथाकथित ऊंची जातियों में भी बने हुए हैं। ऊंची जातियों में भी
लोग आपस में एक दूसरे में खाना पीना नहीं पसंद करते हैं। सेम स्टोरी एप्लीकेबल विद तथाकथित नीची जातियां। अब आप सोच करके देखिए कि कल ही क्या हुआ है कि रामविलास पासवान साहब के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो किसी जगह पर गए हैं और अंबेडकर साहब की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण उन्होंने किया है, और इसको लेकर के कुछ लोगों ने कहा है कि इसके कारण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, और उस मूर्ति को पुनः क्या किया गया है, दूध से आपको ये किया गया है, शुद्ध तथाकथित तौर से शुद्ध किया गया है। तो हिंदुओं में ही ऊंची और नीची जातियों के बीच भी बहुत सारे बाइफर्केशन है। इस चीज को अंबेडकर साहब ने समझा कि एक जब तक आप यूनाइटेड हिंदू समाज आपको बनाना है तो ये भेदभाव खत्म करना होगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है सहभोजन। अभी जो मिड डे मील स्कीम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इस चीज के लिए, सामाजिक समरसता के लिए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि गांव के जो स्कूल हैं जिसमें विभिन्न जातियों के बच्चे आकर के एक जगह पर पढ़ते हैं, वो बच्चे जब एक साथ खाने की व्यवस्था सीखेंगे, देखेंगे, तो जरूर उनके अंदर जो जातिगत वैमनस्य होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन था समाज समता संघ। अनुसूचित जाति के संदर्भ में हरिजन वर्ड सबको पता है, गांधी जी द्वारा कॉइन किया गया है। हरिजन मतलब होता है जो हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब आदमी, जो भगवान विष्णु को जो आदमी या जो भी आपके भगवान है, जो ईश्वर को सबसे पवित्र व्यक्ति लगता है, जो उनको प्रिय व्यक्ति लगता है, दैट इज हरि। फराजी लोग कौन थे? ये सरायतुल्ला के अनुयायी थे। ये अपने आप में एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जो आगे चल करके अंग्रेजों की भी खिलाफत करता है। हाउएवर धार्मिक रूप से ये लोग बिगोटिक थे, अन्य धर्म के लोगों के प्रति भी पूर्वाग्रह रखते थे। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सबको पता है, सर सैयद अहमद खान 1857 के महाविद्रोह के समय ये बिजनौर में सदर अमीन के पोस्ट पर थे, जमीन वमीन नापने का काम करते थे। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये एग्जाम में पूछते हैं। किस ईयर? 1875। ये ईयर हिंदुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल क्या किया जाता है कि दयानंद सरस्वती साहेब के द्वारा अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाता है, आर्य समाज। इसके अतिरिक्त थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 में ही स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है।